साइड साइड बैठिए, आप ही लोग के लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। गुड मॉर्निंग। ऐसे क्लास होगा स्टूडेंट? क्लास सिंसियरली और पंचुअली कीजिए। एक क्लास कीजिएगा, 2 क्लास नहीं आइएगा। कम इन। तो इस तरीके से पढ़ाने वाले टीचर का इंटरेस्ट कम हो जाता है, राइट? अभी आपके क्लास लेने से पहले मेरे एक स्टूडेंट, उन्हीं से मैं ये बात डिस्कस कर रहा था। पीछे मेरे एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं और पीछे, तो इनके जान पहचान के किसी को पढ़ाया हूँ, उनके 3 कजिन को पढ़ाया हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है 2016-17 बैच का, विज्ञान में थी, 3 में थी और एक और में थी। एक IIT एडवांस क्लियर किए, आईजर मोहाली में पढ़ रहे हैं। दूसरा NIT सिलचर पास हुआ, थर्ड इस बार 98 या 99.7% आइल है। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि 2 साल में नॉट ए सिंगल क्लास मिस किया है स्टूडेंट। 2 साल में 11th-12th में नॉट ए सिंगल क्लास, नॉट ए डॉट। इसलिए कंटिन्यूटी तो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। ये नहीं कि आज बहुत मन कर रहा है पढ़ने का और आज बहुत पढ़ लिए, कल नहीं पढ़े। अगर मैं 5 दिन नहीं पढ़ाऊँगा ना कंटिन्यू, तो 6th डे जब पोडियम पे आऊँगा तो मेरा थोड़ा लो कॉन्फिडेंस रहेगा, लगा कुछ मिसिंग है। अब नहीं तो कोई एक चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़े हुए रहते हैं, 2-3 महीना के बाद लगता है कि भूल गए, बट उसका 10 प्रॉब्लम बनाते ही क्या हो जाता है, सब रिकॉल होना स्टार्ट होता है, राइट? ओके। क्या आप बाय कार्टेशियन सिस्टम, तो एवरीवन कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करने का कितना मेथड मेरे पास अभी आ गया है? 2 मेथड। दोनों मेथड से क्या कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे आप लोग और रिजल्ट निकाल पाएंगे? ओके, हो जाएगा ना? कंपोनेंट ब्रेक होगा। ओके एवरीवन, पोजीशन वेक्टर। बोलिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर? एकदम बेसिक बात। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या? तो सर नाम ही बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर, राइट? इसका मतलब है किसी का पोजीशन। कम इन। तो भाई किसी का पोजीशन क्या एब्सोल्यूट हो सकता है? एब्सोल्यूट का मतलब है कि बिल्कुल। तो ऐसा हो सकता है क्या कि आप सपोज कीजिए कि आपने 6 माइल बोला। कम इन। तो भाई 6 माइल बोल रहे हैं, इसका मतलब किसी के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। कहीं पे 0 माइल है इसलिए आप 6 माइल बोल रहे हैं। एग्री? इसका मतलब आज के बाद फिजिक्स में किसी भी पार्टिकल का पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं होता है, किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं, राइट? नेक्स्ट, और पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट किससे करते हैं? R से, या समटाइम्स कैपिटल R से। समझिएगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा। पोजीशन वेक्टर हर जगह पे यूज होगा। पोजीशन वेक्टर आप जगह जगह पे रोड पे देखे होंगे कि एक तख्ती लगा रहता है, शांति पथ, और एरो ऐसे रहता है। इसका तो शांति पथ के लिए किधर जाना है? अंदर में। इसका मतलब है, सपोज कीजिए कोई आपसे यहाँ पे तिनियाली में खड़ा होकर पूछेंगे कॉमर्स किधर, कॉमर्स कॉलेज किधर, तो क्या बोलिएगा? तिनियाली से बता रहे हैं, ऐसे बोलेगे ना, हाथ से ऐसे बोलेगा क्या? कॉमर्स इधर, बता इधर रहे हैं और दिखा इधर रहे, राइट? इसका मतलब ओके। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मेरा 2 पॉइंट है, एक 0.1 है और एक 0.2 है,
अब पॉइंट वो 1 पे रहकर 2 को बताना है। कहाँ पे रह के किसका लोकेशन बताना है? 1 पे रह के 2 का लोकेशन बताना है। तो कैसे, तो एरो किसकी तरफ रहेगा? हेड किसके तरफ रहेगा और टेल किसके तरफ रहेगा? हेड ऑब्वियसली 2 की तरफ रहेगा। सर इसका पोजीशन बता रहे हैं, राइट? तो इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं, इस एरो को पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, किसका आप पोजीशन बता रहे हैं एवरीवन? पोजीशन वेक्टर 2 का किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में बताते हैं वहाँ पे आप खड़े हैं, राइट? मतलब वहाँ पे उस वेक्टर का हेड टेल रहेगा, करेक्ट? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, करेक्ट? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। इसका वेटर वे में मान लेते हैं कि इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए और बी कर दिए, थोड़ा सा कुछ समझाना था। इसको चाहेंगे तो ऐसे भी दिखाएंगे। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, मतलब ए पे क्या है, बहुत छोटा चीज़ लग रहा है कि लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? टेल, और यहाँ पे क्या है? इसी को स्टूडेंट ऐसे भी, तो सर अगर आर के टर्म में लिखना होगा तो एक तो होगा कि पॉइंट का नाम ए और बी है। यहाँ देखिएगा सारे फिजिक्स वाले बच्चे, अगर ए बी के टर्म में तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आर को इन्वॉल्व कर दिए, आर, तब ऐसे लिखते हैं आर, एग्री? और तब इसको पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ, किसका पोजीशन बता रहे हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे बी बाद में लिखे थे, राइट? तो यहाँ जब आर इन्वॉल्व नहीं करना है, ए बी के टर्म में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, बट आर इन्वॉल्व करके लिखना है तो ऐसे पढ़ते हैं पोजीशन। इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए? पोजीशन वेक्टर किसका? बी का, किसके रेस्पेक्ट में? ऐसे पढ़ेंगे, एग्री ना? देखिए, दिखा दीजिएगा। ओके एवरीवन, मान लेते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब किसी का लोकेशन, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या? किसी का लोकेशन, एग्री? तो भाई ये पोजीशन वेक्टर ऐसे मैंने दिखाया, तो किसका पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ? फर्स्ट 2 का पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में। लिखेंगे कैसे एवरीवन? वेरी गुड, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। एंड नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर एरो ऐसे रहता तब क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो जिस यस, और दोनों का लेंथ ऑफ एरो डिफरेंट है या सेम है? सर लेंथ ऑफ एरो तो सेम है, तो क्या है दोनों वेक्टर सेम है? दो यस, वेक्टर सेम नहीं है। तो दोनों को अगर R12 का मैग्नीट्यूड और R21 का, सर मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट क्या R12 और R21 इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो इक्वल करने के लिए क्या करें कि इक्वल हो जाए? एक काम कीजिए सर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करें? किसी वेक्टर को माइनस, अगर R21 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट 1 अपोजिट हो जाएगा। किस फार्मूला के अकॉर्डिंग? बताए थे ना एक फार्मूला, V = लैम्डा इंटू ए। एक फार्मूला बताए थे, V = व्हाट? लैम्डा इंटू ए। B = लैम्डा इंटू ए, ठीक है? ये लिख लीजिएगा, ये हम लोगों को काम में आएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो समझ में आ गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मैथमेटिक्स का क्लास लेना पड़ेगा इस बैच में। ले लेते हैं ना ये, क्योंकि अदरवाइज आप लोग 8th मंथ तक झेलते रहिएगा मुझे। मैं
मेडिकल वाले बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि जो मैथमेटिक्स चूँकि काम मुझे करना है, अब मुझे पता है कि मेरा क्लास मैथमेटिकल रहता है, इसलिए एटलीस्ट कुछ मैथमेटिक्स का क्लास आप वीडियो देखते रहिए, बट उसी को थोड़ा फास्टली कवर कर लेंगे, ठीक है। जो मिनिमम से मिनिमम जो मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा उतना काम कर लेते हैं। जैसे मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा कि पैराबोला का क्वाड्रेटिक का ग्राफ बार बार आते रहेगा, अब वहाँ पे आप झेलते रहिएगा मुझे, मैं तो ड्रॉ करके आगे बढ़ जाऊँगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो नहीं, ये सिर्फ एक चैप्टर में आएगा या फिजिक्स के हर चैप्टर में ग्राफ आएगा, मोटा मोटी हर ग्राफ, तो वहाँ जहाँ जहाँ पे ग्राफ आएगा आप समझ ही नहीं पाइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं, 4 एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। और 4 क्लास के वजह से 4 या 5 क्लास अगर मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, मैं पहले मेरा प्लानिंग में नहीं था, क्योंकि हर बैच के अकॉर्डिंग प्लानिंग चेंज होता है। एक बैच में आकर समझ में आ गया है कि इस बैच में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा मैथमेटिक्स का। ये फ्रैंक माइंड मत कीजिए, ये तो फैक्ट है ना, कि आपको भी अपना रिलेटिव से पता हो गया कि जैसे ही इंटीग्रेशन करना शुरू किए, सर ये क्या है, राइट। इसका मैं बोलते रह जाऊंगा और केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम होगा मुझे गैसेस सिस्टम में, जैसे ही बोलूँगा कि देखिए दिस इज द एरिया अंडर कर्व, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया, राइट। अब वहाँ पे आपको पता चला एरिया कब से आ गया, एरिया तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, तो मुझे समझाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं समझ में आ गया कि बैच कमाल का है, इसमें मेहनत ज़्यादा करना है। तो मैं इस बात को हार्टली एक्सेप्ट कर लिया, माइंड मत कीजिए, मतलब कोई बात नहीं है भाई, जैसा है जो है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कोई दूसरे के कोचिंग में तो पढ़ा नहीं रहे हैं, अपना कोचिंग है, तो इसमें 10 क्लास मेरा पढ़ाने से मेरा 2 एडमिशन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो बेटर है ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस फीडबैक अच्छा होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो लेट से आते हैं प्लीज़ वीडियो फॉलो कीजिए, पीजी में रह के मूवी मत देखते रह जाइए प्लीज़। जो एडमिशन के टाइम पे जो ऑफिस से वीडियो मिलता है उसको जितना फास्टली हो सके कवर कीजिए भाई, नहीं तो आगे क्लास नहीं समझ में आएगा। इज इट पॉसिबल कि दोबारा पीछे डे 1 से जाके फिर दोबारा पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तब तो सिलेबस ही आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, उसमें जहाँ जहाँ पे डाउट रहता है उसको मैं क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि मेरा पॉइंट 1 है, इस पॉइंट 1 का पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, कुछ तो एक घर बनाएंगे फ्रेम, राइट। किसी का लोकेशन बताने के लिए गूगल मैप में किसी के रेफरेंस में बताया जाता है, देखते हैं एग्जैक्ट रहता है क्या, नहीं रहता है। तो भाई यहाँ पे पॉइंट 1 का लोकेशन अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताना है तो कैसे क्या कीजिएगा, राइट। ऐसे पढ़ेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 अब विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यस लिखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके एवरीवन, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सो मेनी टाइम्स इसके लिए सिर्फ R1 लिखा रहता है बुक्स में, इसके बाद सिर्फ क्या लिखा रहता है। तो आज के बाद डिफ़ॉल्ट में कन्वेंशन है, डिफ़ॉल्ट में, कि अगर सिर्फ R1 लिखा हुआ है, और आप जानते हैं कि किसी का भी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है किसी के रेस्पेक्ट में, और R1 लिखा हुआ है यहाँ पे और बाकी यहाँ पे जैसे कुछ नहीं लिखा हुआ है, R1 लिख कर मैंने छोड़ दिया और कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या, एक कन्वेंशन है, किसके रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं मेंशन किया है। एक कुछ ऐसा ही है वेपर डेंसिटी के जैसा, कि है तो वेपर डेंसिटी होता है ना मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, तो मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 जनरलाइज नहीं था, वहाँ पे क्या था कि वेपर डेंसिटी में वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 और किस गैस के रेस्पेक्ट में नहीं मेंशन है तो हाइड्रोजन गैस पकड़ते हैं। वैसे ही आज के बाद अगर R1 के बाद तो इसको तो कैसे पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, बट तो बताना पड़ेगा ना किसके रेस्पेक्ट में, कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब डिफ़ॉल्ट में ओरिजिन। तो सर ओरिजिन के अलावा दूसरा रहेगा तो ओरिजिन के अलावा अपार्ट फ्रॉम ओरिजिन डैम श्योर पॉइंट को मेंशन किया जाएगा, अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा, राइट। इसका मतलब आज के बाद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता रहता है ना कि 1 के बाद O बोलते रहें, तो अगर ओरिजिन के बाद यहाँ पे R1 एक्चुअली इज दिस वन कि पोजीशन R1 वो का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बट उसको आज के बाद हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आज के बाद सपोज कीजिए कि मैंने R2 लिख दिया और कुछ भी नहीं लिखा,
इसका मतलब मैं इस पॉइंट 2 का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गया? लिख लीजिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, अगर आप कार्टेशियन सिस्टम में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका कार्टेशियन सिस्टम में पोजीशन बता रहे हैं, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता रहेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x1 एंड y1, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में x1 y1 z1 रहेगा, राइट। इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा स्टूडेंट? x2 एंड y2। एग्री? इस वेक्टर को क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। पहले तो ये नहीं पढ़ेंगे ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ओके, नाउ इस ट्राइंगल में, इन दिस, यहाँ देखिएगा, इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल ऑफ वेक्टरेशन सोचिए, कौन सा 2 वेक्टर एक ऑर्डर में है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ 2 vectors are, yes, if 2 vectors are taken in order, then third side of the triangle taken in reverse order is the resultant of these 2 vector. तो what is the meaning of order? तो ऑर्डर का मतलब होता है, बोलिए, ऑर्डर का मतलब होता है हेड टेल, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा 2 वेक्टर ऑर्डर का मतलब किसी एक वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल रहेगा, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर में रहना, राइट। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? ऑर्डर में है। अरे सेम ऑर्डर में है या रिवर्स ऑर्डर? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा? तो क्या R2 इक्वल टू लिख सकते हैं? R2 इक्वल टू R1 प्लस R21। और यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग? ये जो आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू विच लॉ? लिख लीजिएगा, फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे R21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 इक्वल टू R1 प्लस R21, तो R21 इक्वल टू वाट? R2 माइनस R1। समझ में आ गया? R2 माइनस R1। अब यहाँ देखिए, आज के बाद अब एक बार तो प्रूफ कर दिए ना अब मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, प्रूफ करके दिखा दी कैसा होता है। यहाँ पे पहले कौन था? फास्ट होने के लिए पहले था 2, बाद में क्या था? जो पहले रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे R2 माइनस R1। आया कौन से लॉ से है? ट्रायंगल ऑफ, करेक्ट ना? चलिए, जिसको बॉक्स में कर रहे हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अगर R12 रहता तो क्या लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग? यस, R1 माइनस R2। R34 रहेगा तो क्या लिखिएगा? R34 क्या लिखेंगे भाई? बोलना है R3 माइनस R4, करेक्ट है ना? तब यहाँ पे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आ जाइए। इसको हटाएं।
अभी मैं सिर्फ 2 डायमेंशन ले रहा हूँ, ठीक है। ओके एवरीवन, मान लेते हैं कि मेरा कोई पॉइंट P है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसको पढ़ेंगे क्या, लिखेंगे आरपी, पढ़ेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। सिर्फ इतना बोलना है या विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन दिमाग में चलेगा? बोलने के लिए आप बोल सकते हैं सर इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब उसके बाद कुछ नहीं भी बोलते हैं तो मैं डिफॉल्ट में एक्सेप्ट कर लूँगा, ओके विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो कार्टेशियन सिस्टम में किसी वेक्टर को मैंने कार्टेशियन सिस्टम में अभी तक किसी वेक्टर को लिखने के लिए मैंने कैसे सिखाया है एक्स आई प्लस 2 डायमेंशन में तो यही सिखाया है, 3 डायमेंशन में अभी तक आया नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि इसको भी क्या किस कंपोनेंट में लिखेंगे, इसका एक्स कंपोनेंट और इसका बाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट इंटू आई प्लस बाई कंपोनेंट इंटू जे। तो पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट किसको बोलते हैं? यस, आज के बाद किसी भी पोजीशन का कार्टेशियन सिस्टम में एक्स कंपोनेंट उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। और किसी भी पोजीशन वेक्टर का बाई कंपोनेंट क्या कहलाएगा? सो मेनी टाइम्स मैं बोलूँगा, फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकालिए। बाई कंपोनेंट मतलब बाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट। इसका मतलब आर एक्स क्या होगा इस पोजीशन वेक्टर का, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, एक कुछ नहीं होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और इसका बाई कंपोनेंट बाई कोऑर्डिनेट। तो क्या हम लोग पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन, आर इक्वल टू, सर आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। बट ये सिर्फ 2 डायमेंशन में, ठीक है। ओके एवरीवन, यहाँ देखिएगा, ये तो आपने लिख दिया। क्या इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं? क्या होगा? बट ये जो मैग्नीट्यूड है वो है क्या? ओके तो सर ये जो है, बोले सर लेंथ ऑफ दिस एरो, लेंथ ऑफ एरो ऐसे देखे हैं क्या? तो इसको तो कर्व एरो बोलेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि नहीं सर आईपीएल में तो मैं मैच देखता हूँ तो ऐसे एरो दिखा देते हैं ऊपर से, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे नहीं लगता कि सर इट इज़ द डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज़ द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। तो भाई आप इसी चीज़ को पढ़े हुए हैं, रिकॉल नहीं हुआ होगा। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का एक फार्मूला कोऑर्डिनेट में आता है स्ट्रेट लाइन में, आप लोग जानते हैं डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, पक्का पढ़े होंगे। √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो यहाँ पे x2 का काम x कर रहा है और x1 का काम ओरिजिन कर रहा है, और y2 का काम y कर रहा है और y1 का काम कौन कर रहा है? यही तो था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अलग है या सेम है? सेम है, एग्री ना? ओके। लास्टली सर ऐसा होता है, बट ये है क्या? इट इज़ द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसी में सपोज कीजिए कि मैं आपसे ए एंगल पूछता थीटा, तो नहीं लगता कि सर यहाँ पे तो जैसे दूसरे वेक्टर को ट्रीट करते हैं वैसा ही ट्रीट करेंगे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए इक्वल टू AXI प्लस AYJ। तो यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ, ऐसा कोई फार्मूला पढ़ाया हूँ आपको, tan थीटा इक्वल टू AY/X। इसमें थीटा क्या, कौन सा थीटा था? एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन वेक्टर, राइट। ये पता है ना कि साइन बाई, इसमें साइन बाई कॉस आया था, इसका मतलब इसमें कंपोनेंट में साइन और कॉस वाला फार्मूला से आया था। तो वहाँ पे एंगल का मतलब क्या था? एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉक, यस। तो क्या इसका ये एंगल बता सकते हैं? इतना चीज़ का रिक्वायरमेंट हम लोग को हो सकता है, y/x, ये लिख लीजिए।
ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, इसको हटाए। पोजीशन वेक्टर का मतलब तो समझ में आ गया। ओके, अब कार्टेशियन सिस्टम में पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होता है? बोलिए, एक्स कोऑर्डिनेट। बाई कंपोनेंट क्या होता है? जेड कंपोनेंट क्या रहेगा? जेड कोऑर्डिनेट। यहाँ देखिए एवरीवन, माइंड कीजिएगा कि ये जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ वेक्टर के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं भाई। आपको नहीं लगता पूरा रेस्ट एंड मोशन में पोजीशन वेक्टर आते रहेगा? हाँ या ना? रेस्ट एंड मोशन में पोजीशन वेक्टर एक बार आएगा या पूरा चैप्टर में आता रहेगा? इलेक्ट्रोस्टेट में नहीं आएगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स के लिए। तो पोजीशन वेक्टर तो पूरा फिजिक्स में आने वाला है। तो पहले पोजीशन वेक्टर को ही समझ लेते हैं, राइट? इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका x2 y2। इसको क्या पढ़ेंगे अभी? जल्दी से बोलते रहिएगा अब। सर R21 क्या पढ़ेंगे? तो और R21 के लिए क्या लिखिएगा? R2 माइनस R1। ओके स्टूडेंट, मेरे डायग्राम में जो मैंने डायग्राम लिया है, ध्यान से देखना है सबको। अकॉर्डिंग टू माय गिवन डायग्राम, R1 किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, पक्का ना? हाउ कैन वी फाइंड आउट द क्वाड्रेंट ऑफ द वेक्टर, मैं सिखा चुका हूं। R2 किस क्वाड्रेंट में? और R21 किस क्वाड्रेंट में? लुक्स लाइक इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बट किसी वेक्टर, कोई भी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं। तो इसको अगर पैरेलली शिफ्ट करके और इसके टेल को अगर ओरिजिन पे लाके देखेंगे तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में नजर आएगा या सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो इजी कंपलसरी कि दो वेक्टर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसका डिफरेंस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, मे और मे नॉट। तो एटलीस्ट इतना तो समझ पाएंगे ना कि किसी कोई भी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, उसके लिए क्या करते हैं। आप पहले का प्रीवियस वीडियो देख लिए, तो उस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, राइट? इस सेकंड क्लास में ही पढ़ाया था मैं, हाउ कैन वी फाइंड आउट द क्वाड्रेंट ऑफ द वेक्टर। और इसके टेल को कहाँ लाएंगे? यहाँ लेकर आएंगे। तो पैरेलली शिफ्ट की जगह तो ऐसे नजर आएगा, राइट? याद रहेगा? तो R21 के लिए क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1। और R2 क्या होगा? क्या R2 के लिए ये लिख सकते हैं एवरीवन? x2i प्लस y2j। और R1 के लिए क्या लिख सकते हैं? x1i प्लस y1j। और आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, इसको i को i के साथ और j को j के साथ। ओके, तो x2 माइनस x1i और प्लस y2 माइनस y1j। यहाँ तक आ गए? यहाँ देखिए, R21 क्या है? R21 सर एक वेक्टर है। क्या है? तो उसका कार्टेशियन सिस्टम में कंपोनेंट तो रहेगा ना। ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट R21 का एक्स कंपोनेंट क्या? बोलिए भाई, I को छोड़कर। यस, क्या बोलेंगे? x2 माइनस x1। एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक लाइन बोलना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, एटीट्यूड चेंज करने का। इस सबको लग रहा होगा मैं डांट नहीं रहा हूँ। कोरोना के टाइम पे आप कैटलिस्ट में आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अब आई हार्टली बोला हूँ ये बात, क्योंकि इतना टफ टाइम है अभी के टाइम पे बट इस टफ टाइम में 10 ईयर्स मेरा गुवाहाटी में काम किया हुआ है, 12 ईयर्स। पिछले साल कोरोना के टाइम पे तो 2-1.5 साल पहले फ़ोन पे सारा एडमिशन हुआ है, सब लॉक था ना, इसलिए आप काम अच्छे से करते रहिए।
मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब मैं अपने टीचर के पास गया था, किसी के पास एच सी ब्रह्मा होगा तो उसमें देखिएगा मेरे जो फिजिक्स के गॉड फादर है मिस्टर एम अख्तर, उनसे मैं पढ़ा हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर, वन ऑफ द फाइनेस्ट, बेस्ट में बेस्ट। उनसे अच्छा आज तक मैं फिजिक्स का टीचर नहीं देखा भाई। उनका मिनिमम रेफरेंस लेवल था इरोडोप, वहाँ से स्टार्ट ही करते थे वो अल्टीमेट। मैं उनके पास जब पढ़ने गया था तो अबाउट 80% एच सी वर्मा मेरा सॉल्व किया हुआ था, 80%। और 80% जो बच्चा एच सी वर्मा बना लेगा ना, उसका अल्टीमेट ईगो आ जाएगा, इतना इस तो मैं बना चुका हूँ, करेक्ट। बट एक्चुअली मेरे साथ होता क्या था कि मैं आंसर तो ले आता था, एक होता ना कि काम कर लिया लेकिन मज़ा नहीं आया, राइट। क्वेश्चन बन गया, आंसर भी आ गया, कुछ इफ एंड बट करके, बट उसमें क्यों आंसर आया पता नहीं है। मतलब फिजिक्स इसमें क्या था यकीन कीजिए, मैं वेक्टर का क्लास उनका 3 क्लास किया और उसी टाइम लगा अच्छा मुझे तो वेक्टर ही नहीं पता था भाई, आंसर कैसे आ रहा था। ये पता था, ये चीज़ों को जानना एकदम करेक्ट तरीके से जानना, राइट। अभी भी तो आप नॉमेनक्लेचर करते हैं, अभी भी तो ऐसे मुझे कुछ ना कुछ पढ़े हुए होंगे, एक बार मैं पढ़ाऊँगा 180 से चेंज हो जाएगा सोचने का तरीका। इसका मतलब है कि चीज़ों को आना, चीज़ों को सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में आना। आ रहा था एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं भी मुझे पता था, क्यों लगा रहे हैं नहीं पता था। ओके, बाद में चला एक्सेशन कांस्टेंट आता तभी लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते हैं। सब कुछ सही तरीके से देखना स्टार्ट किए, और जब सही तरीके से देखना स्टार्ट कीजिएगा तब सब्जेक्ट का ग्रिप होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए बहुत सारा चीज़ है, आप ही को नहीं लगता कि बायो एक बार पढ़े, एक बार सही तरीके से जब मैम लोग पढ़ाएंगे तो हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट क्लियर होगा, राइट। यहाँ देखिए, इसका बाई कंपोनेंट क्या होगा, बाई 2 माइनस बाई 1। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आज ये बहुत बार मिलने वाला है, तो एक तो समझ में आ जाएगा ना, इसका एक्स कंपोनेंट बाई कंपोनेंट। तो इसका कंप्लीट इन्फो का मतलब क्या होता है, इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि किस क्वाड्रेंट में है। मतलब अब इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज सेकंड में रहेगा, बट इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इसका क्या एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट का साइन, तो क्या इसका जो साइन रहेगा वहाँ से तो डिसाइड हो जाएगा। अगर इसका साइन है, इसका साइन प्लस प्लस रहा मतलब फर्स्ट, इसका अगर साइन रहा माइनस, इसका प्लस सेकंड, इसका माइनस माइनस थर्ड, और इसका प्लस माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से तो चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, और क्या चाहिए सर, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे एवरीवन, तो सर मैग्नीट्यूड के लिए ये करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस, क्यों, तो सर यही तो फार्मूला था कार्टेशियन सिस्टम में मैग्नीट्यूड निकालने का। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कार्टेशियन सिस्टम में निकालने का फार्मूला क्या था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, वही तो लिख रहा हूँ। एक्स का मतलब क्या, उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, यहाँ भी मैंने क्या लिखा है, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, इज इट राइट। और क्या चाहिए सर, क्वाड्रेंट बता दिए और मैग्नीट्यूड बता दिए, अभी भी एक चीज़ मिसिंग है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहने का तरीका इनफाइनाइट हो सकता है, अग्रे तो एंगल फिक्स कर देंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो एंगल भी तो निकल जाएगा tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या लिखे हैं, यस बाई 2 माइनस बाई 1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, इट राइट। यहाँ तक आइए, ठीक है ना। तो क्या आज के बाद R21 के लिए इतना टाइम लीजिएगा या फटाफट हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे, 2 पहले है तो 2 यहाँ पे पहले लिखेंगे, 2 पहले तो 2 पहले, R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 के लिए उस यहाँ के बाद क्या आप लोग की कृपा से डायरेक्ट यहाँ जंप कर सकते हैं, एक लाइन मेरा बच जाएगा, राइट। और उसके बाद एक काम ये बार बार नहीं लिखते रहूँगा, ये मैंने बता दिया कि क्या होता है, बट थोड़ा फास्ट भी रहना है। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग का फेवरेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सब लोग बोलेंगे, यही मैं जान रहा था, ये एकदम फेवरेट यस नहीं, ये भी एक डिफिनेशन है। यहाँ देखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब हो सकता है स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब हो सकता है सर, डायरेक्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट, यस लेट मी फिनिश। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, डायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। क्या हुआ सनी अहमद,
और क्या है साहिल, आप लोग सुबह का 2 क्लास जब मेरा रहता है तो नहीं आ रहे हैं या? अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कम से कम दोनों टाइम में से एक टाइम ऑफ यहाँ पे ऑफलाइन आने का कोशिश कीजिए। आई विल सजेस्ट यू, बढ़िया रहेगा। यहाँ देखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सर सो मेनी टाइम्स यहाँ देखेंगे। कल के डेट में मैं ये क्या है टावर, मैं इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया, मैं चला गया रेस्ट एंड मोशन में, राइट। और इसको प्रोजेक्ट किया तो ऑब्वियसली इसका पाथ कुछ ऐसा दिखेगा। अब तब मैं बोलूँगा फाइंड द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आउट द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस अगर ए बोल दिया फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन, अगर ए बोल दिया कि फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, तो भाई वो नीट के लेवल से ऊपर का क्वेश्चन हो जाएगा। डिस्टेंस के लिए तो ए निकालना पड़ेगा ना, क्या? तो नीट से ऊपर चला गया क्वेश्चन। यस, मतलब उसमें बहुत कुछ है ना। एक तो 2 डायमेंशनल मोशन है, तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे, डोंट वरी। लेकिन ऐसा तो पूछ सकते हैं ना, फाइंड आउट द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डायरेक्ट डिस्टेंस मतलब ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ए एंड बी के बीच का। तो डायरेक्ट डिस्टेंस मतलब यहाँ से एरो ड्रॉ कर दीजिए, ये तो पक्का निकल जाएगा। कैसे सर? इसका कोऑर्डिनेट तो पता ही रहेगा ना, नहीं पता रहेगा तो निकालेंगे। इसका कोऑर्डिनेट भी तो पता रहेगा x1/1, और डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। पहला डिफरेंशियल मैं आप ही लोगों को बोलूँगा, क्या लिखिए, दो सब कुछ लिखेंगे। लिखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम लोग डी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पहला पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट does not depend on path, it only depends on initial point and final point. Displacement does not depend on path, it only depends on initial point and final point. सबसे पहला तो पॉइंट ये हो गया, करेक्ट। इसका 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, किस पाथ से जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। एक और लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस magnitude of displacement is the shortest distance between these two given point, between these two given point, comma, it means it is the direct distance, it means it is the direct distance, it means it is the direct distance. यहाँ देखेंगे ए है 0.1
और ये है पॉइंट 2। पॉइंट 1 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है, करेक्ट। एक रास्ता ये है पाथ फर्स्ट, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। इसमें सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल किस रास्ते में करना पड़ेगा? यस, एकदम डायरेक्ट डिस्टेंस, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो इस पाथ से जाएंगे, तो इस पाथ से जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट, इस पाथ से जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट, और इस पाथ से जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा या सेम डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ट्रैवल्ड। दैट्स वाई हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट सफर्ड, नॉट कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट का क्या बोलते हैं? कवर किए या सफ़र किए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई स्टूडेंट 10th क्लास में डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सिर्फ, और बिल्कुल सब कुछ पढ़ते गया, मतलब सब कुछ उसको डिस्टेंस कवर करते गया। डिस्टेंस अगर आप कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस मतलब आपको इसका हर लोकेशन का पता रहेगा, राइट, कहाँ पे क्या है। यहाँ से फ्लाइट पकड़े या डायरेक्ट कोलकाता, बट ट्रेन से आएंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए हर जगह को देखते हुए जाइएगा, एग्री ना। इसका मतलब है कि इस पाथ का इस पाथ का इस पाथ का डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा भाई। S1 डिस्टेंस को S1 इंडिकेट करता हूँ, ग्रेटर देन व्हाट, जैसा डायग्राम में है S2 ग्रेटर देन S3 ग्रेटर देन S4। 4 पाथ था, इसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा था? S4। समझ में आ गया? इसका मतलब समझ में आ गया है ना। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, क्योंकि उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आप ही तो बोल रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। इसका मतलब यहाँ से देखिए, हम तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं लेकिन उसका एडवांटेज लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज किसके क्या रहेगा? डिस्टेंस के बराबर, एट वर्स्ट बराबर हो सकता है। बराबर ये भी तो हो सकता है कि आप डायरेक्टली इस रास्ते पे ही गए हों, ऐसा भी तो एक रोड हो सकता है ना 1 और 2 के बीच में डायरेक्ट, राइट। तो उस टाइम पे क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज इस रास्ते को छोड़कर बाकी किसी भी रास्ते से जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम दिखेगा। दिस इज द वजह कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज डिस्टेंस क्या रहता है? छोटा रहता है, या एट वर्स्ट क्या रहेगा? बराबर रहेगा, एग्री। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ फर्स्ट का और बिटवीन 2 गिवन पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट को मैंने फिक्स कर चुका है, तो पाथ फर्स्ट का, सेकेंड का या थर्ड का या फोर्थ का डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। आपने अपना सफ़र स्टार्ट किया जूरो तिनियाली से, कहाँ गए? गणेशपुरी। फिर कहाँ गए? बड़ा बाज़ार, बिग बाज़ार। और उसके बाद कहाँ गए? कॉमर्स कॉलेज, छोटे बाज़ार है कॉमर्स कॉलेज, राइट। देन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इन सब पॉइंट पे डिपेंड करेगा क्या? इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट पे टेल और फाइनल पॉइंट पे, तो सर ये तो आप पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता दिए। कौन सा लॉ? पॉलीगॉन में तो यही था ना कि बहुत सारे वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर वेक्टर को ऑर्डर में लेते हैं, वेक्टर इफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, इफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, देन व्हाट? इट ओनली डिपेंड्स ऑन रिजल्टेंट, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड, और फाइनल पॉइंट पे क्या रखते थे? हेड। इनिशियल पॉइंट पे क्या रखते थे?
इसका मतलब आपने सफ़र यहाँ से यहाँ तक आया तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या ए सब रहेगा या सिर्फ ए रहेगा? ए रहेगा। डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछते तो कि हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय यू, 2 क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट या व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो सिर्फ इस एरो का लेंथ। लेकिन डिस्टेंस तो सर ये निकालते हैं, यहाँ से मोटा मोटी 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट, फिर 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर और फिर 2 किलोमीटर आसपास, ये जोड़ते। मैंने पूरा कैलकुलेट किया जोग्राफिकली कितना होना चाहिए, राइट। तो ये पूरा जोड़ लेते हैं। तो सर डिस्टेंस निकालना तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा नहीं? एक्चुअली डिफ़िकल्ट है डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस निकालने के लिए सिखाएंगे आपको। और 90% क्वेश्चन रेशन मोशन में जब बच्चे डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, डिस्टेंस में फंस जाते हैं। डिस्टेंस में डैम श्योर फंसते ही फंसते हैं। डिस्टेंस निकालना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो बचपन से पढ़ रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? ए रहेगा, करेक्ट। वैसे ही यहाँ देखिए, कल के डेट में ए है नॉर्थ, ए है साउथ, ए है ईस्ट। एग्जाम्पल लिखते रहिएगा भाई। मान लेते हैं कि आपने टुवार्ड्स ईस्ट गया, करेक्ट, कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद गया टुवार्ड्स नॉर्थ 3 किलोमीटर। उसके बाद गया टुवार्ड्स ईस्ट अगेन 4 किलोमीटर। और अपना सफ़र कहाँ से स्टार्ट किए? यहाँ से। और तब आपसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए आई विल सजेस्ट यू, बहुत सारा क्वेश्चन में नीट वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा, जब भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रहेगा तो प्रॉब्लम ये रहेगा ही रहेगा किसी किसी क्वेश्चन में। तो आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को एक्स वाई मान लीजिएगा। इसको क्या मान लीजिएगा? ईस्ट को एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस मान लीजिएगा। बाद में पॉजिटिव एक्सिस को ईस्ट कर लीजिएगा आंसर देने के टाइम पे, राइट। आंसर तो आपको नॉर्थ साउथ में ही रहेगा। इसको क्या कर लेंगे? एक्स डैश। इसको क्या कर लीजिएगा? बाई। इसको क्या कर लीजिएगा? बाई डैश कर लेंगे। इज इट राइट? ओके भाई। तो क्या आप इसका कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते हैं? क्योंकि आपको तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ ए देखना है और ए देखना है, बाकी देखना है क्या? तो इसका कोऑर्डिनेट बता पाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट कितना? 2 और 2 4, कितना हो जाए? 6। एक्स कोऑर्डिनेट 6। व्हाट अबाउट बाई कोऑर्डिनेट? 3। बाकी को देखने का। और डिस्प्लेसमेंट सर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, इन सब को एरो को देखना ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और क्या इस वेक्टर का आप डी का वैल्यू नहीं बता सकते हैं? सर हो जाएगा 6i + 3j लिख सकते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट भी तो एक पोजीशन वेक्टर ही है। डिस्प्लेसमेंट क्या कुछ अलग है भाई? ये क्या है? तो सर ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बट वो भी एक पोजीशन वेक्टर है। क्यों? सर डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो भाई इसको तो पढ़ेंगे ना, R21 कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। इसको क्या पढ़िएगा? पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू। तो डिस्प्लेसमेंट आप बोल रहे हैं कुछ और सोच रहे हैं कुछ और। बोल रहे हैं लेकिन उसको फील नहीं कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट पे क्या रहेगा? हेड। इनिशियल पॉइंट पे क्या रहेगा? तो भाई ये फाइनल पॉइंट का इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा पॉइंट? फाइनल पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू। लिख लीजिए, आप लोग भूल जाइएगा कहीं पे कॉर्नर में लिखे तो। डिस्प्लेसमेंट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ जो हम लोग डी लिखे थे वो नहीं था क्या सर? डी जो यहाँ पे आपका था वो R21 था। क्या एग्री है? इस डायग्राम में यहाँ देखिएगा, इस डायग्राम में क्या यही तो था पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग हो जाए? इट इज काइंड ऑफ पोजीशन वेक्टर। इट इज काइंड ऑफ पोजीशन वेक्टर, बट किसका? पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ये आपका सर ये तो डी है,
बट डी का कुछ तो रहेगा नाम, इट इज ऑल्सो ए पोजीशन वेक्टर। मान लेते इस पॉइंट का नाम पी दे दिए, सर इट इज डी क्या है यहाँ पे, सर डी यहाँ पे है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब पी के बाद कुछ अगर नहीं बोले, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, अगर पी के बाद कुछ नहीं बोले, इसका मतलब मेरा सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऑरिजिन से हुआ है। एग्री? तो क्या डी के लिए लिख सकते हैं 6i + 3j अकॉर्डिंग टू दिस? ऐसा ही HC वर्मा में एक वर्कआउट में क्वेश्चन है भाई, बहुत टफ था, बच्चों का गेम है, राइट? इतना आसान है, बस डिफिनेशन पे रुकना है। फिजिक्स टान नहीं है, खासकर नीट के लेवल तक तो बिल्कुल टफ नहीं है। नीट के लेवल का बच्चे अगर फिजिक्स में आके बोलते हैं कि टफ है, इसका मतलब आप फिजिक्स में काम नहीं किए हैं। इतना वर्कआउट करना, आप फिजिक्स को रटते चले गए हैं। जैसे सब लोग मतलब होता है ना, रट लो, और बहुत सारा बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स, राइट? तो वो सब तभी आपको काम में आएगा जब फिजिक्स को आप जानते हैं। टिप्स मैं भी शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ, पहले समझाता हूँ, फिर मैं शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ कि अब इसको ऐसे रट लीजिए फास्ट होने के लिए। बट पहले उसके अंदर का वस्तु स्थिति समझिए कि कंडीशन क्या है, क्या किस कंडीशन में है, राइट? तो यहाँ पे इसका क्या मैग्नीट्यूड निकल जाएगा एवरीवन, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, करेक्ट ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, असाइनमेंट बन जाएगा। चलिए ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए डायग्राम बनाइए। देखिए ये मेरा कोई आर्बिट्ररी पाथ है, रास्ता। इट कंपलसरी कि रास्ता बिल्कुल सीधा ही रहेगा, शिलोंग जाने वाला भी तो रास्ता हो सकता है, राइट? तो ये मेरा क्या है, पाथ। और इनिशियली मेरा पॉइंट पार्टिकल यहाँ पे था और ऐसे जा रहा है, और मेरा पार्टिकल यहाँ था पॉइंट 1 पे, और फाइनली ये पॉइंट 2 पे पहुँचा, राइट? और अगर आप कोई अपना फ्रेम बना लिए, कोई एक घर बना लिए, राइट? मैंने ऐसे अगर दिखाया, इसका मतलब मेरा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ जिसके रेस्पेक्ट में मैं बात को कर सकते हैं। तो ये पार्टिकल मेरा पार्टिकल है जो इस रास्ते पे ऐसे घूमते हुए जा रहा है, राइट? जब पार्टिकल पॉइंट 1 पे रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो पोजीशन हम लोग जानते रहेंगे, तभी मैंने फ्रेम बनाया है, राइट? तो इसका क्या रहेगा, दिस वन, इज इट राइट? ऐसा क्या पढ़ेगा एवरीवन, R1 क्या पढ़ेंगे, और जब 2 पे पहुँचेगा तो R2। तब पूछा जाएगा when particle going from point 1 to point 2, when particle going from where to where, point 1 to point 2, then what is the displacement? The displacement के लिए इस पाथ का केयर करना है भाई। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने का कितना तरीका हो सकता है, इनफाइनाइट। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को फिक्स कर दीजिए। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रास्ता ऐसे चला जाता, राइट? इसका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट दिखता है या सेम रहता? डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मतलब कुछ भी पाथ हो, अगर पॉइंट को फिक्स कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा, राइट? ये आपका क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। कब, व्हेन पार्टिकल गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, इज इट राइट? क्या इसको आप पढ़ सकते हैं, ये कौन सा वेक्टर है? ओके सर, यहाँ देखिएगा, ये है R21, क्या है R21, और R21 का मतलब यहाँ देखिए R2 माइनस R1, ये तो लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आपने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से 2 के बीच का बात कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ गए हैं, 1 से 2 पे। फाइनल पोजीशन क्या है, तो क्या इसको बोल सकते हैं RF, फाइनल पोजीशन वेक्टर। और एक कौन सा इनिशियल पोजीशन क्या था, 1, तो इसको क्या बोल सकते हैं RI। यस, और बोलिए चेंज क्या होता है, चेंज फिजिक्स में
अगर डेल्टा है, क्या है तो भाई ये डेल्टा किसी के सामने लगा दीजिएगा तो उसका चेंज बताएगा, राइट। फॉर एग्जांपल आर के सामने लगा दीजिए तो क्या बोलिएगा, चेंज इन आर, चेंज इन, ओके। डेल्टा अगर एक्स के सामने लगा दीजिएगा तब क्या पढ़िएगा, वाई के सामने लगा दिए देन प्रेशर के सामने लगा दिए देन चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम के आगे लगा दिए देन, ये तो समझ में आ गया ना, चेंज होता है। तो एक्चुअल में सर आपके अकॉर्डिंग ओरिजिनल डिफिनेशन देखिए, पहले मैंने आपके डिफिनेशन को हार्डली एक्सेप्ट किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट, डायरेक्ट डिस्टेंस। बट अब टेक्निकली फिजिक्स वाइज क्या जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस पाथ नहीं, फाइनल पोजीशन एंड, तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन तो किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो बताएंगे, मोस्ट लाइकली ओरिजिन किसी का पोजीशन, फाइनल पोजीशन तो पोजीशन के एब्सोल्यूट रहेगा या किसी के रेस्पेक्ट में रहेगा, तो फाइनल पोजीशन माइनस, इसको लैंग्वेज लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो सब लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसके बदले क्या डायरेक्ट ऐसे लिख दें या प्रॉब्लम है, अगर आप लोग नहीं समझे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। भाई R2 माइनस R1, R2 माइनस, इसको ऐसे तो लिख सकता था ना, X2 माइनस X1 आई अब प्लस Y2 माइनस, और R2 X2 माइनस X1 क्या था, फाइनल X माइनस इनिशियल X, और फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज, तो डेल्टा X आई और डेल्टा Y J, दैट्स व्हाट डिस्प्लेसमेंट के लिए आजकल क्या, डेल्टा X आई प्लस डेल्टा Y J। और अगर 3 डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट होता तब यहाँ पे एक और जोड़ते कार्टेशियन सिस्टम में डेल्टा Z के, इज इट राइट। तो अगर किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट का बात करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट मतलब चेंज इन एक्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का बाई कंपोनेंट मतलब चेंज इन, और डिस्प्लेसमेंट का जेड कंपोनेंट बोलेंगे मतलब चेंज इन जेड। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अभी तो बहुत आसान है आपके लिए, करेक्ट है ना, और इसका tan थीटा बताना हो तो डेल्टा वाई वाई, इतना तक लिखिए। तो आप में से किसी को प्रॉब्लम आज के बाद डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन को लेकर या पोजीशन वेक्टर, क्या हो पाएगा ना, जहाँ पे नहीं समझ में आता है पूछना है, मैं थोड़ा और स्लो हो जाऊँगा। क्या समझ में आया है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर, टेल में नहीं आया है, हो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या किया जाएगा स्टूडेंट। देखिए मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। देखिए एक्चुअल में आप चीज़ों को ऐसे सीखना स्टार्ट कीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे बोले कि आर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अच्छा ऐसा होता है, अभी ऐसे स्टार्ट कीजिए, ओके। पोजीशन वेक्टर को हम लोग पढ़ेंगे, किसी का पोजीशन बताने के लिए आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा होता है, ये नहीं अभी ये सोचिए कि क्यों होता है। जब साइंस के स्टूडेंट तो कभी दिमाग में आता था क्यों ऐसा हो रहा है, पोजीशन वेक्टर क्यों बोलते हैं, भाई ये पहले से हम लोग जानते थे कि ऐसा होता है, इसलिए आप चीज़ों को ऐसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कीजिए, ओके। R1 इज कॉल्ड आज के बाद पोजीशन वेक्टर, सर ने ऐसा पढ़ाया, ओके आज के बाद ऐसा होगा, इस तरीके से चीज़ों को टर्न कीजिए, तब समझना स्टार्ट कीजिएगा। क्यों नहीं लगता है बहुत बेसिक लेवल में है, वेरी फ्रेंकली, एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ड्रॉपर बैच में तो डिस्प्लेसमेंट का बात ही नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट रेस्ट मोशन से स्टार्ट करना चाहिए, वेक्टर नहीं पढ़ाना चाहिए था मुझे। बट जैसा बैच रहता है
उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है क्लास। मतलब आज मैंने पोजीशन वेक्टर बात करना स्टार्ट किया, तो पोजीशन वेक्टर का एक्चुअल थीम बताया, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। मतलब आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा रूम पे जाकर, ठीक है, या देखिए रूम पे जाकर दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। और हर टॉपिक का वो मेरे पीछे आपको भागना पड़ेगा, हर टॉपिक का थ्योरी का नोटबुक मुझसे मांगिएगा। वेक्टर चल रहा है, मैं अलग से वेक्टर का थ्योरी आपको दूंगा, उसको भी पढ़ कर आइए, अब तब मैं यहाँ पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इज इट राइट? ओके, चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एक्स क्या होता है, पढ़िए। चेंज इन एक्स। dx क्या है? इसका मतलब ही चेंज, इसका मतलब ही चेंज। बट ये जो डी लगाते हैं, ये चेंज का सबसे छोटा भाई, इससे छोटा नहीं हो सकता है। मतलब dx का मतलब है, यहाँ देखिए ये न्यूटन का देन था, ये डॉट देख रहे हैं, इसका करोड़ों टाइम छोटा सोचिए, सोच लिए, उसका करोड़ टाइम छोटा सोचिए और उसका भी करोड़ टाइम छोटा सोचिए। और जहाँ पे आपका इमेजिनेशन ख़त्म वो है डी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिफरेंशियल, वेरी 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 स्मॉल, राइट। इसको ऐसे समझना है कि ओके इट इज काइंड ऑफ मस्टर्ड का देखें पार्टिकल कितना छोटा होता है, मस्टर्ड ऑयल का कोर, ठीक है, एकदम छोटा छोटा होता है, राइट। उसको ऐसे पकड़ के ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं भाई, बहुत स्लिपरी होता है। उसको ऐसे इतना लीजिए हाथ में और ऐसे फर्श पे डाल दीजिए, बिखेर दिए, तोड़ दिए, दैट इज व्हाट, डिफरेंशिएशन, तोड़ देना, राइट, डिफरेंशियल करना। और सबको फिर समेट लीजिए, दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। सर डिफरेंस क्या है? चेंज का सबसे छोटा भाई, इससे छोटा चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ पे डेल्टा लगाएंगे तो ये भी चेंज इन एक्स है, बट फाइनाइट चेंज इन एक्स। कौन सा? फाइनाइट चेंज इन एक्स। इसको हम लोग फिल कर सकते हैं, इसको हम लोग फिल कर सकते हैं, बट इसको क्या बोलेंगे? वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन एक्स, इट राइट। इसी को पढ़ते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन एक्स। तो इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज डेल्टा एक्स ही रहेगा? dx भी तो हो सकता है, dx भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखिए स्टूडेंट, d इक्वल टू क्या था सर? d था चेंज इन पोजीशन वेक्टर, राइट, चेंज इन। तो ये हो गया फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? ओके, इसका मतलब डेल्टा एक्स आई और प्लस डेल्टा वाई जे। लेकिन अगर सम टाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है डी आर, हाँ या ना, तो इसको क्या बोलिएगा? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डी आर क्या है? वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या जैसे डेल्टा आर के लिए डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे लिखे हैं, वैसे ही क्या डी आर के लिए ये लिख सकते हैं डी एक्स आई, हाँ या ना? ये भी चेंज, ये भी चेंज। ये क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसको क्या पढ़िएगा? ऑल्सो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, बट बहुत बड़ा चेंज या वेरी वेरी स्मॉल चेंज?
very small change. Is it right? That's why dr equal to what? dxi plus dyj. एग्री है ना? इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ था स्टूडेंट? डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या लिखे थे? डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर. इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे आप लोग? इसका भी तो मैग्नीट्यूड हो सकता है. व्हाट? प्लीज ऐसे मत लिख दीजिएगा, बहुत कमाल का मीनिंग हो जाएगा. ये जो लिख दीजिएगा ना, बहुत अलग चीज़ हो गया. राइट? नहीं, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ने तो स्क्वायर ऐसे भी मत लिख दीजिएगा भाई, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी अलग चीज़ हो जाएगा. राइट? सच में मैथमेटिक्स में बहुत अलग चीज़ हो जाएगा. प्लीज़ जस्ट ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ. ये नहीं कि अच्छा सर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर देंगे. वो अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल अलग मीनिंग हो जाएगा, इंटायरली डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा. और जो लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होंगे उनको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ. d2x लेगा तो डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा. राइट? और मैं यहाँ पे dx बोल रहा हूँ तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा. तो क्या जस्ट लाइक दिस इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर. ओके. अब देखिए स्टूडेंट, इसी को मैं फिजिक्स के दूसरे चैप्टर में अगर यूज़ करते रहता और डायरेक्ट dr के बदले लिखता तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता. बट अभी समझ में आ गया. ओके, dr इज व्हाट? जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट. dr भी क्या है सर? चेंज इन पोजीशन वेक्टर. बट कितना चेंज? वेरी स्मॉल. ये भी क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर. कैसा चेंज? फाइनाइट चेंज. यहाँ तो समझ में आ गया है. ओके. इसका भी तो लिख सकते हैं स्टूडेंट, tan थीटा आया ना, क्या है? dy बाई dx. करेक्ट ना? यहाँ देखिएगा, इसको इस डायग्राम को बनाना नहीं है, बस समझिए. अभी पार्टिकल पॉइंट 1 पे है. राइट? अब पॉइंट 2 पे गया. पॉइंट 1 से कहाँ गया? पॉइंट 2 पे. राइट? तो डिस्प्लेसमेंट का एरो कौन सा? सर डिस्प्लेसमेंट का एरो दिस वन. एग्री ना? और ओके, और डी का मतलब क्या? डेल्टा आर. लेकिन 1 से यहाँ पे ही रह गया, 1 से 3 पे जाता तो डिस्प्लेसमेंट का एरो तो 1 और 3 और 1 और 2 में कौन ज़्यादा पास रहा? 1 एंड 3, 1 एंड. तो नहीं लगता कि ये एरो थोड़ा और मेरा ओरिजिनल कर्व इज दिस वन, मेरा ओरिजिनल पाथ इज दिस वन. इज इट राइट? तो ए वाला जो डेल्टा आर है वो थोड़ा मेरा पाथ के ज़्यादा क्लोज आ गया. हाँ या ना? और अगर यहाँ पे रहते 4 पे ही जाता देन स्टूडेंट ओके सर और पास आता. इसका मतलब है कि अगर मैं एक पॉइंट लेता, अलग डायग्राम में दिखाऊंगा, अगर एक पॉइंट लेता एंड इफ दैट पॉइंट इज वेरी 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 क्लोज टू 1, कितना? ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है. इफ वेरी 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 क्लोज टू 1, तब डिस्प्लेसमेंट क्या रहता था सर? उस टाइम पे फिर डेल्टा आर मत बोलिए, डी आर बोलिए. क्या बोलिए? डी आर. और वो डी आर कौन सा डी आर रहता? मैं बता रहा हूँ. यहाँ देखिए,
किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेंजेंट? नहीं, स्लोप नहीं पूछ रहे, सिर्फ टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं सर? टेंजेंट का मतलब है कि इस पॉइंट को बस टच करते हुए निकल जाए। टेंजेंट का क्या मीनिंग होता है वो नहीं पूछ रहा हूँ। टेंजेंट का मतलब इसको टच करते हुए निकल जाए, राइट? इसका मतलब है कि किसी कर्व पे कोई पॉइंट उस पॉइंट को टच करेगा, बट उसके नेबरहुड के दूसरे पॉइंट को टच नहीं करेगा। मैंने ये नहीं बोला कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालते हैं तो कर्व को दोबारा कट नहीं करता है, माइंड इट। मैंने बोला आसपास के नेबरहुड के पॉइंट को टच नहीं करेगा, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नहीं था कि टेंजेंट ऐसा रहेगा। भाई फर्स्ट टाइम तो फिजिक्स को दोबारा समझना स्टार्ट किया तो थोड़ा एफर्ट लगेगा मेरे साथ क्लास करने में। दो बातें हैं, या तो बोले कि सर सिर्फ फार्मूला टाइप का पढ़ाते रहिए, वैसा भी काम आता है, क्रैश कोर्स भी तो पढ़ाते हैं, और एक है कि सिखा कर पढ़ाइए, तो इट टेक्स टाइम और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम टफ नहीं लेंगे, बट थ्योरी तो सबको समझाना पड़ेगा, तभी तो प्रॉब्लम बनेगा, राइट? ये टेंजेंट हो गया। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा टेंजेंट है, और इफ दिस पॉइंट इज P और अनदर पॉइंट इज P डैश, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने P डैश, P और P डैश, मतलब आपको लग रहा होगा सर ओके P एंड P डैश सर ऐसा लग रहा है। इतना बड़ा DR होता है क्या? DR इतना बड़ा होगा? अभी तो जस्ट बताए थे D क्या होता है, बताए थे ना क्या होता है? डॉट तो बहुत बड़ा हो गया। मैंने क्या बोला था, इसका करोड़ टाइम छोटा, मतलब DR क्या इतना बड़ा रहेगा लेंथ DR का? भाई इफ P and P डैश इज वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर, तो अब क्लोज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर नहीं सर P और P डैश बिकम्स इक्वल। इफ P एंड P डैश आर वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर, तो चेंज इन पोजिशन फैक्टर तो DR रहेगा। दिस वन एग्री, हाँ या ना? बट ये DR इस टेंजेंट के साथ कोइंसाइड कर जाता है। ये DR किसके साथ कोइंसाइड करता है? टेंजेंट के साथ। इसका मतलब है कि आज के बाद किसी भी पॉइंट कोई भी पार्टिकल पॉइंट P पर रहेगा और वहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट DR हुआ, DR मतलब वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो उस DR का डायरेक्शन और उस पॉइंट P का टेंजेंट, DR का लाइन, यहाँ भी तो क्या है डेल्टा का लाइन ही तो है, तो DR का एरो और टेंजेंट दोनों आपस में क्या होगा? कोइंसाइड करेगा। नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है ओके सर टेंजेंट तो ऐसे है और DR थोड़ा सा ऐसे है, राइट? क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि आप P और P डैश को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, राइट? इतना बड़ा डेल्टा DR रहेगा, कहाँ रहेगा? यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये जो ऐसे P दिखाया हूँ इसके अंदर DR रहेगा। इतना बड़ा D होता है क्या डॉट के बड़ा? भाई D वो होता है जिसको आपको इमेजिनेशन से परे है। D के लिए मैंने क्या बताया? वेरी वेरी वेरी, कम से कम 30 टाइम्स वेरी, और जहाँ पे आपका इमेजिनेशन ख़त्म वहाँ पे क्या है? DR। तो DR का एरो आप देख पाएंगे, ये तो व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहे हैं ताकि आपको विजुलाइज हो। तो भाई थोड़ा सा जो गैप रह गया और क्लोज आते रहेगा तो नहीं इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा। और लास्टली अब इसको फिल करने का रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ मेरे ऊपर ट्रस्ट भी कर लीजिए। इतना तक तो हम लोग आ गए सर, ऑलमोस्ट क्लोज आते जा रहे हैं, राइट? इसका मतलब अब मेरे ऊपर यहाँ से ट्रस्ट कीजिए कि आज के बाद DR का डायरेक्शन और पॉइंट P का टेंजेंट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, टेंजेंट तो आगे भी रहता है और पीछे भी रहता है, तो आप जा रहे हैं इस रास्ते पे, तो DR का डायरेक्शन किधर रहेगा? पीछे की तरफ रहेगा या आगे की तरफ रहेगा? आगे की तरफ रहेगा। बट DR का लाइन और टेंजेंट आपस में क्या होगा? कोइंसाइड कर जाएगा। करेक्ट है ना?
ये रेस्ट एंड मोशन में आपके लिए अल्टीमेट काम करेगा। रेस्ट एंड मोशन में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, यहाँ से रिवोल्यूशन आ जाएगा आपके लाइफ में। बोलिए कैसे? यहाँ देखिए, साइकिल चलाएं कभी? साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी। तो अगर कॉमर्स, यस, तो कॉमर्स का देखते हैं ऐसे है ना, यू टर्न है कॉमर्स कॉलेज में, बड़ा शार्प टर्म है, राइट। तो एक्चुअल में जैसे जैसे रास्ता रहता है हम लोग स्टीयरिंग को ऐसे ही घुमाते हैं। ऐसा है क्या कि रास्ता ऐसे रहे, स्टीयरिंग को एकदम फिक्स कर दिए, डिवाइडर से ही टकरा जाए? इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, रास्ते के पाथ के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन रखते हैं, राइट। किसके अकॉर्डिंग? रास्ते के अकॉर्डिंग उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन। इट मीन्स व्हाट, कि भाई अगर मेरा रास्ता ये है, करेक्ट, तब यहाँ पे पूछेंगे वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। किसका? तो इंस्टेंटेनियस, अगर मेरा रास्ता ये है मेरा पाथ, ट्रैजेक्टरी, और पार्टिकल इसी पाथ पे ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे? अब पीछे वाला पार्ट को हटा देंगे। यही मेरा क्या रहेगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन। सर क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा क्यों? तो मैं बोलूँगा कि भाई आगे पढ़ाऊँगा, v इक्वल टू होता है dr/dt, हाँ या ना? ये तो पक्का जानते होंगे, v इक्वल टू व्हाट? समझे नहीं है, फील नहीं किया, रटे तो हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं? हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है, क्या समस्या है? नाश्ता वास्ता करके आइएगा। तो v इक्वल टू 1/dt dr, एग्री? ऐसा तो लिख सकते हैं भाई। ये तो इस पे सेट कर गया, एक कमाल का फार्मूला, इसलिए तो दिए थे, b इक्वल टू लैम्डा इंटू, और अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो a और b का डायरेक्शन, तो अगर a जस्ट लाइक लैम्डा, करेक्ट, तो जो dr का डायरेक्शन रहेगा वही तो v का रहेगा, एग्री? प्रूफ कर दिया ना। और dr का डायरेक्शन कौन सा? सर टेंजेंट के अलॉन्ग। इतना एफर्ट यहाँ पे पिछले 30 मिनट से यही बात बोलते जा रहे हैं। तो dr का डायरेक्शन किसके अलॉन्ग? टेंजेंट के अलॉन्ग। हो गया सब कुछ क्लियर? तो इसका कहाँ पे लाभ उठाएंगे? आज जो मेहनत किए हैं उसका रेस्ट एंड मोशन में हम लोग लाभ उठाएंगे, ठीक है? अब तो फील आ गया, ओके सर एक्चुअल में होना चाहिए, तो इससे कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए, मुझे एफर्ट लगाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा ये जॉब है, इसमें क्लास में आ गया। तो अगर आपका टाइम है 8:30 to 12, तो वो मेरा टाइम नहीं, फिर आपका वो टाइम है। आई एम हेयर ओनली फॉर यू, मतलब ये आपका टाइम फिक्स हो गया, मतलब इस टाइम पे। बट अगर मैं एफर्ट लगा रहा हूँ तो प्लीज़ आप भी घर पे जाकर उतना ही ऑनेस्ट एफर्ट लगाइए और क्लास आते रहिए, राइट? क्योंकि क्लास अगर आने से जिस टाइम पे ऑफलाइन का है, मैंने तो इतना फ्रीडम दे दिया भाई कि 2 बार रहते, 1 बार कम से कम आइए, दूसरा बार अपना घर से कर लीजिए। अब उसमें नहीं कि सर, बहुत लोग को पीजी वाले बच्चों को या दूर वाले का क्या होता है, उठे होंगे 7:45 मैं बता रहा हूँ क्या होता है, ये मेरे साथ भी होता है। लेकिन आजकल मैं जब से ड्रॉपर बैच स्टार्ट हुआ है, देखिए कैसे रूटीन चेंज हो जाता है। जब तक आपका बैच स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक माइंड में था अच्छा सुबह ही तो जाना है, आराम से जाएंगे। तो उठते थे कितना बजे? 7:50। रात में मेरा क्लास चलता है 11 बजे तक, 10:30 तक तो मिनिमम चलता ही है। तो थक जाते हैं, फिर बहुत सारा काम वगैरह रहता है थोड़ा बहुत। उसके बाद कभी सोचते हैं कि ठीक है यूट्यूब पे आज 10 मिनट कुछ दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं। कितना मिनट? धोनी का बैटिंग देख लिए, या बेटी पास में है तो कान्हा जी का स्टोरी दिखाइए। बच्चा है ना, उसको कुछ कुछ दिखाना पड़ता है। स्टोरी सुनाइए तो स्टोरी कितना सुना सकते हैं? सारा मोटू पतलू कैरेक्टर ख़त्म हो गया, मिक्सिंग सारा ख़त्म है मेरे पास। मोटू पतलू, छोटा भीम, अरे भाई मैं सारा कार्टून देख चुका हूँ जो बचपन में नहीं किया। अभी बैठ के देखते रहता हूँ कार्टून। वो लोग जाते हैं तो मैं बोलता हूँ बेटा थोड़ा न्यूज़ देखते हैं, तो नहीं 447 लगाइए, नंबर तो वो लोग रट गया है। अब उसमें बैठ के देखिए कार्टून, सोचिए कितना आपको अच्छा लगता रहेगा। बट फिर भी देखता हूँ उसके खुशी के लिए कि इसके लिए भाई बचपन दोबारा नहीं आएगा। बैठ के कार्टून देख रहे हैं, सारा मोटू पतलू का कैरेक्टर याद हो गया। सिंघम कौन है,
चाय वाले भैया कौन है राइट। सारा एक एक कैरेक्टर मतलब मेरा रट गया हूँ, सारा एपिसोड उसका मुझे कहानी स्टार्ट होता है मुझे पता चल जाता है ये होने वाला है। क्या कीजिएगा आपको, फिर भी मैं हम लोग टाइम नहीं देते भाई। मैं अपने आप लोग को पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्ची को लेटर ए तक नहीं सिखाया हूँ, केजी में है, टाइम ही नहीं है। या तो टाइम नहीं है, नहीं तो उतना उसके साथ हार्श नहीं हो सकता हूँ, हार्ड नहीं हो सकता हूँ राइट। एक इमोशनल अटैचमेंट है ना पेरेंट्स का, खासकर फादर का बेटी के लिए ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, तो उसमें उसको डांट ही नहीं सकते हैं। वो डांटने के बाद जैसे ही उसका आंख में आंसू दिखते हैं बस उफ छोड़ दो। अब उसका वो उल्टा काम करते हैं, ब्लैकमेल, एक लेज लेके आइए तब पढ़ेंगे, तो ये दीजिए। अभी तो आपने पीछे बोला था दुनिया भर के बात बनाते रहती है, बट वही देखते हैं कि मदर लोग ज़्यादा सख्त होती है, प्यार भी करती है लेकिन सख्त भी होती है, वो पीट भी देती है। तो उस टाइम पे मैं वहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता है, नहीं लगता कि मतलब झगड़ा हो जाएगा अब फैमिली के अंदर, बच्चा है ना उसमें, लेकिन वो ज़रूरी है। 12th क्लास तक डिसिप्लिन रहना चाहिए। इतना मैं मार खाया हूँ अपने मदर से, हाँ 12th क्लास तक, फादर से लाइफ में 3 बार, और उसमें एक बार इंटरेस्टिंग था कंचा खेलने के लिए। गांव में बहुत फेमस गेम है, बाद में पता चला कि उसके खेलने से मेरा एचसी का एक प्रॉब्लम बन गया। एक प्रॉब्लम है उसमें 28 नंबर या कुछ ऐसा है रेस्ट मोशन में, कि देयर इज ए वेरी फेमस इंडियन विलेज गेम गोली कंचा, उसको ऐसे यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कितना दूर पे जाकर स्ट्राइक करेगा। तब समझ अच्छा ओके, मैंने उस टाइम पे खेला था, क्वेश्चन बन गया। वो बहुत एक्सप्लेन किए हैं, इसका मतलब वो खेले हैं राइट, खेले नहीं तो हम उसको ऑब्जर्व किए हैं। इंडियन गेम गुलेल, उनका वर्कआउट में प्रॉब्लम है, जानते हैं गुलेल क्या होता है, रबड़ बांध कर राइट प्रोजेक्ट। तो इसलिए कुछ भी खराब नहीं है। अब जहाँ पे रहिएगा, जहाँ के परिवेश में जो चीज़ है, आज अच्छा लगता है कि मैंने उसका सारा गेम खेला, नहीं तो वही समझ में आता रहता, पूछते रहता है कि अच्छा चना का पेड़ कितना बड़ा होता है, अच्छा उस पर झूल सकते हैं। भाई छोटा छोटा पेड़ होता है, गांव में है तब तो समझ में आता है कि सब कुछ क्या होता है, बिलोंग करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। मतलब ये नहीं कि हाँ मैं प्योर गांव का परिवेश में रहूँ 10th क्लास तक। कुछ भी पूछिए, तो धान कैसे रोपा जाता है वो तक किया हूँ। अभी दूसरी बात है कि थोड़ा सा यूरिया लेके पानी में इसलिए पकड़े रहते थे, ठंडा लगता था, यूरिया खाद फर्टिलाइज़र। अब एक ही जगह ज़्यादा दे दीजिएगा फर्टिलाइज़र, एक्सेस से भी बैठ, एक ही दिन 7 दिन का खाना खा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कहानी ख़त्म। तो वही है कि ज़्यादा एक ही जगह रहेगा तो जल जाएगा पौधा। बहुत सारा चीज़ है, आलू उगाना, टमाटर उगाना, एवरीथिंग। गाँव में तो सब कुछ होता है ना, आकाश का हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे सब कुछ होता है, गन्ना, गेहूँ, चना, जो भी बोलिएगा सब, ईच एंड एवरीथिंग। और नॉलेज होना चाहिए, कुछ भी ख़राब नहीं है। हर एक चीज़ का, जो चीज़ हम लोग करके आए हैं उसी को आज लोग शौक़ से करते हैं। प्लांटेशन अपने अपार्टमेंट में, जो हम लोग का मजबूरी था वो आज क्या है सिटी में, वो स्टाइल है भाई। उसको लोग मतलब थोड़ा सा स्टाइल हो गया ना, अपने अपार्टमेंट में ग्रिल लगा के कर रहे हैं राइट। मैं अपने वाइफ को देखते रहता हूँ छोटा छोटा गमला ला के, अब मैं बोलता ये तो हम लोग बड़ा लेवल पे काम किए हुए हैं। तो वे है आज दोबारा भी करना है, ये मेरा प्लानिंग का पार्ट है। आफ्टर 65 ईयर्स गांव पक्का जाऊंगा। हाँ तो लास्ट टाइम में क्या कीजिएगा, जहाँ थे वहाँ पे जाइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और खेत है तो वहाँ पे पौधा, तो खेती तो कर सकते हैं ना, अभी इसमें कुछ भी ख़राब बात नहीं है। अपना जो शौक़ था पढ़ाने का, अभी 65 ईयर आने टाइम है, बट लास्ट में बच्चे नहीं जाएंगे, मुझे पता है। फैमिली अब सिटी में रहने का आदत हो जाएगा, बट मेरा है अब जो बोल रहा हूँ पता नहीं होगा नहीं होगा, बट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर का हूँ। लाख कोई कुछ बोलते रहेगा, जो दिमाग में आएगा वही करूँगा। मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग का पार्ट। वहाँ अपने सुकून का कितना लाइफ है, भाग दौड़ है गाँव में, रह कर आइए तो पता चलेगा। और वहाँ खर्च भी ज़्यादा नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ सुकून का लाइफ है। यहाँ सुबह उठिए ना, जीने के लिए, खाने के लिए भागम दौड़ है राइट। वहाँ पे जाते ही, मैं कभी गांव जाता हूँ, लगता है कि लाइफ स्लो हो गया, टाइम ही नहीं कट रहा है। यहाँ पे टाइम फास्ट हो गया, वहाँ टाइम स्लो हो जाता है। एनीवे
इसका मतलब समझा, इसको कंक्लूड कर लिया जाए। लिखिए एक लाइन कंक्लूजन। इफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये डायग्राम बना लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्या हम लोग यहाँ पे पी एंड पी डैश वेरी क्लोज कर लिए हैं? लिखिए एक पॉइंट इस डायग्राम का नीचे लिखिएगा, इस डायग्राम के नीचे, इफ पी एंड पी डैश आर वेरी 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 क्लोज, if P and P dash are very 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 close, then change in position vector is dr, then change in position vector is dr, and direction of dr, इसको स्टार देख के कंक्लूजन लिखिएगा, and direction of dr is in the direction along the tangent, is in the direction along the tangent at point P, along the tangent at point P, along the tangent at point P, करेक्ट ना? तो आज के बाद P से पार्टिकल स्टार्ट किया और अगर डिस्प्लेसमेंट dr हुआ है तो dr का डायरेक्शन और पॉइंट P का टेंजेंट दोनों आपस में क्या रहेगा? ऑलमोस्ट सेम रहेगा, कॉन्साइड कर जाता है, ठीक है ना? और यहाँ से ही हम लोग इस जगह इस पॉइंट पे यूज करेंगे। कैसे मैंने यूज कर लिया? v इक्वल टू dr बाई dt, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? सर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ dr, और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ dr? सर इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट रहेगा, इज इट राइट? अब यहाँ पे देखें, अब खुद बताइए, कल के डेट में मैं आपको रेस्ट एंड मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाते रहा, इज इट राइट? प्रोजेक्टाइल मोशन और पार्टिकल अगर यहाँ पे है, यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिए, करेक्ट? अब पार्टिकल ऐसे जा रहा है, 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 मैंने ऐसे आ रहा था। अब तब यहाँ पे पूछेंगे इस पॉइंट पे वेलोसिटी का एरो ड्रॉ कीजिए, क्या करना है? टेंजेंट v1, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का एरो ड्रॉ कीजिए, देन टेंजेंट। अब तो ये नहीं पूछ पाएंगे कि सर ऐसा क्यों होता है। अब अगर यहाँ इस पॉइंट पे जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट रहेगा तब बोलेंगे डायरेक्शन वेलोसिटी का, तो क्या कीजिएगा? टेंजेंट। बाद में दूसरी बात है कि यहाँ पे बोलेंगे देखिए यहाँ का वेलोसिटी इस लाइन के पैरेलल हो गया, इसका डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कम से कम वहाँ पे तो मैं फास्ट हो जाऊँगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि मैं टाइम लग गया, बट आगे का लाइफ में बहुत फास्ट हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे देखिए इसका क्या एडवांटेज लेंगे, जैसे ही बोलेंगे ओके, अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ा नहीं रहे हैं हम लोग, वेक्टर नहीं है, बट अगर बोलेंगे ओ से ए के बीच में पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में? मेरे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओ से ए तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? कौन सा क्वाड्रेंट? और ए से बी तक पार्टिकल का वेलोसिटी किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट? तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में इतना डेप्थ में काम कर लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर ऐसा डायग्राम रहेगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी दो ही क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ, इसका तो फर्स्ट में या ओ से ए तक वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव, वेक्टर का बात बोल रहा हूँ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट नेगेटिव, पक्का आएगा ही आएगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर, राइट? दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर। हम लोग क्या करते हैं ना, एकदम तोता की तरह रटना स्टार्ट कर दिए हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कैसे डिवाइड कर दिए, इधर का मोशन और इधर का मोशन, बट डायरेक्शन आपको पता था तब तो बोल पाए, डायरेक्शन ही पता नहीं रहता तो बोल पाते नहीं, बोल पाते। तो समझ रहे हैं ना कि उसका यूज़ क्या आने वाला है। तो इसी चीज़ को मैं नेक्स्ट क्लास में बढ़ाऊँगा, ठीक है? थैंक यू।